तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों को यह सेट करने में जो है बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। यह सेट जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक नंबर से हम करवाते आ रहे हैं दोस्तों। अभी तक टोटल जो है 90 प्रश्न जो हम आपको करवा चुके हैं, ठीक है। इसमें जैसा कि टोटल आपको 200 प्रश्न इसमें से करवाना है, जिसमें कि 90 प्रश्न आपका क्लियर हो चुका है। तो अगर आप बीपीएससी और एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर ईएमआरएस की, तो आप इतना जान लीजिए कि आपके जो एसटीईटी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं एस्टेट में, यहाँ से लगभग बोले तो आपका 50 नंबर का प्रश्न यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर बीपीएससी की बात करें वहीं, तो बीपीएससी में क्या होगा कि आपका लगभग 40 नंबर के आसपास जो है आपका प्रश्न यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर नहीं देखे हैं टोटल, कहने का मतलब क्लियर होने का मतलब है कि टोटल जो आप लोग को 200 प्रश्न करवाएंगे सारा देख लीजिएगा। सारा में जो है और भी सीरीज़ आएगा आगे, तो वो सब आप सब कुछ देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको जो है टोटल आपके 40 नंबर जो है 50 नंबर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न है कि एक सप्तक में एलिस ने कितने सेंट माने हैं? तो एक सप्तक की बात करें तो एक सप्तक में कुल स्वर 12 होते हैं, जिसमें कि क्या कहा गया है कि एक सप्तक में एलिस ने कितने सेंट माने हैं। तो एलिस के अनुसार अगर सेंट की बात करें तो एक सप्तक में एलिस ने 1200 सेंट माने हैं, ठीक है। 1200 सेंट, जिसमें आपके क्या है 12 स्वर हैं, तो 1200 सेंट माने हैं, ठीक है। याद रखना इस तरह से। अगला प्रश्न है कि एक सप्तक में कितने सेवर्ट माने गए हैं? तो एक सप्तक में अगर सेवर्ट की बात करें तो वो आपके कितने माने गए हैं? 301। 301 सेवर्ट माने गए हैं आपके एक सप्तक में, ठीक है। तो यह चीज़ जो है आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तानपुरे से उत्पन्न सहायक नाद ध की आंदोलन संख्या, आपको धैवत की आंदोलन संख्या क्या होगी? तो धैवत की आंदोलन संख्या बतानी है कि धैवत की आंदोलन संख्या क्या होगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 93 का सही जवाब हो जाएगा 400, आपका धैवत का हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको बताए थे सा रे ग म प, यही ना लेना है ध, और आगे होता है नी। तो ये आपको स्टार्ट करना है 240 से। 240 तो यहाँ हो गया आपका 270, यहाँ पे हो गया आपका 300, यहाँ पे हो गया आपका 320, उसके बाद फिर यहाँ पे आप करेंगे तो आपका 360 प का, और 400 जो आ जाएगा आपका धैवत का, ठीक है। तो धैवत 400 हो गया। आगे प्रश्न है कि भातखंडे जी ने धैवत की क्या आंदोलन संख्या माना है? देखिए, आंदोलन संख्या धैवत का 400 आप लोग जानते ही हैं 400 है, लेकिन हमारे ऑप्शन में यहाँ पे 405 जो होता है वो क्लियर होता है। तो 400 और 405, जो आपको 400 के आसपास जो रहेगा उसी को आप लोग को टिक करना है, ठीक है। तो ज़्यादा पास में जो है आपको 405 दिख रहा है, और यहाँ पे आपको 400 भी ऑप्शन में दिया गया है। तो हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि इसमें आपको 405 भी देखने को मिल सकता है, 400 भी। तो आपको जो जवाब देना है वो क्या देना है? वो भातखंडे जी के हिसाब से वो 405 माने थे, ठीक है। भातखंडे जी लगा दे तो 5 मान लेना है, ऊपर बढ़ा के 5 माने थे। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल की बात हो रही है और ध्रुपद गायकों के बारे में बात हो रही है। तो प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को कलावंत कहा जाता था। क्या? कलावंत कहा जाता था, ठीक है। और सामगान जो करते थे उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था उद्गाता, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं कि ध्रुपद का आविष्कार किसने किया? तो ध्रुपद के जो आविष्कारक जो माने जाते हैं, ध्रुपद के जो आविष्कार किए वो कौन थे? राजा मान सिंह तोमर। यह जो थे दोस्तों, यह ग्वालियर के राजा थे, ठीक है। राजा मान सिंह तोमर ग्वालियर के राजा थे, जो कि ध्रुपद का आविष्कार किए थे। अगला प्रश्न है कि ध्रुपद गायकी में किस चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ध्रुपद में आपका जो है आलाप लेते हैं, गमक होती है, मींड होती है, लेकिन तान का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए सही जवाब हमारा तान हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ध्रुपद की कितनी वाणियाँ मानी गई है? तो ध्रुपद की दोस्तों बात करें तो 4 वाणियाँ मानी गई है। कौन कौन सा? जैसे कि आपको बता चुके हैं कि खंडार वाणी, गोबरहार वाणी, और आपका डागुर वाणी और नौहार वाणी। तो ये जो है आपके 4 वाणियाँ जो है प्रचलित है, ठीक है। जैसे कि आपको उसमें से पूछा जाता है कि तानसेन का संबंध ध्रुपद के किस वाणी से था? तो तानसेन का जो संबंध पूछा जाता है वो दोस्तों, वो आपका गोहार वाणी या गोबरहार वाणी, ठीक है, गोबरहार वाणी से।
चलिए अब आगे प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि धमार गीतों में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है। तो धमार गीतों में अगर वर्णन की बात करें तो वो किसका वर्णन मिलता है। इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, धमार गीतों में होली का वर्णन मिलता है। ठीक है, किस चीज़ का, होली का वर्णन मिलता है धमार में। चलिए अब आगे देखते हैं, धमार गीत के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है। तो धमार गीत के साथ अगर बात करें तो धमार गीत के साथ आपके धमार ताल ही बजाई जाती है। ठीक है, धमार के साथ धमार ताल, जिसमें कि मात्रा कितने होते हैं, मात्रा इसमें 14 होते हैं। ठीक है, धमार में 14 मात्रा ही होता है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा दोस्तों कोई बात नहीं धुंधला दिख रहा है, बस मेरी बातों को आप लोग अमल कीजिए, क्योंकि बस मेरी बातों के माध्यम से ही आप लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस गीत को अंत में द्रुत कहरवा ताल में बजाया जाता है। तो द्रुत कहरवा ताल जो हम करते हैं वो किस गीत के लिए करते हैं, तो वो करते हैं हम लोग किसके लिए, ठुमरी के लिए। ठीक है, ठुमरी के अंत में द्रुत कहरवा ताल में गाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस वेद में संगीत सामग्री मिलता है। तो संगीत सामग्री वाला जो वेद है आपका, वो कौन सा वेद है, वो आपका सामवेद है। ठीक है, इस पे जो है यह आपका पूर्णतः जो है कहा जाता है कि सांगीतिक वेद है, सांगीतिक वेद है। ठीक है, चलिए सामवेद के दोस्तों बात कर ले तो भाग के बारे में, तो सामवेद के 2 भाग हैं। अगला प्रश्न है 103 नंबर का कि वैदिक काल में सभी तंत्री वाद्यों को क्या कहा जाता था। तो वैदिक काल की अगर बात हो रही है और तंत्री वाद्य की बात हो रही है तो तंत्री वाद्य को वीणा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तंत्री वाद्य को वीणा कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वरों के नाम षडज, ऋषभ आदि किस ग्रंथ में मिलते हैं। तो षडज ऋषभ यानी कि आपके जो संक्षिप्त जो दिया गया है वो किस ग्रंथ में दिया गया है, संक्षिप्त नाम किस में, तो वो मिलता है आपका सबसे पहले आपके नारदी शिक्षा में। ठीक है, नारदीय शिक्षा में, जिसके लेखक कौन है, नारद हैं। ठीक है, नारदीय शिक्षा के लेखक नारद हैं। अगला प्रश्न है कि राग रागनी वर्गीकरण में मुख्य कितने राग माने गए हैं। तो राग रागनी वर्गीकरण की बात कर लें तो इसमें आपके 4 मत हुए हैं और चारों मत में जो है आपके 6 आपके राग माने गए हैं। कितने, 6 मुख्य राग ही माने गए हैं। सही जवाब 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। रागांग वर्गीकरण यानी कि कहने का मतलब दोस्तों राग रागांग, राग रागांग। ठीक है, ये आपके जो राग रागांग है ये आपके किसके, राग रागांग वर्गीकरण जो है किसके द्वारा किया गया था, ये नारायण मोरेश्वर खरे जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, नारायण मोरेश्वर खरे। तो ये चीज़ आपको बताना, एक चीज़ मुझे आपसे सवाल करना है कि कितने जो है रागांग नारायण मोरेश्वर खरे ने माने हैं, इनके अनुसार से कितने रागांग है, यह आपके लिए प्रश्न है। तो फटाफट आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। अगला प्रश्न है कि सदारंग का असली नाम क्या है। तो सदारंग की अगर बात हो करें तो सदारंग का असली नाम जो होगा वो आपका क्या होगा, नियामत खां। सदारंग का असली नाम नियामत खां है। और सदारंग और अदारंग यह दोनों जो थे ये किसके, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में दरबारी गायक थे। ठीक है, दोनों पिता पुत्र कहा जाता है, दोनों पिता पुत्र हैं। देखिए अगला प्रश्न है 108 का कि अदारंग का असली नाम क्या है। तो अदारंग के असली नाम के बारे में बात करें तो इनका नाम था फिरोज खां। क्या नाम था, फिरोज खां जो था वो अदारंग का असली नाम था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चल देते हैं कि उस्ताद गुलाम अली खां का उपनाम क्या था। तो गुलाम अली के बारे में बात हो रही है तो गुलाम अली का जो उपनाम जो था वो क्या रखा गया था, वो था उनका सबरंग। ठीक है, गुलाम अली यानी कि जो गुलाब होता है ना दोस्तों, देखिए जरा सा एक थॉट देते हैं, केवल गुलाब जो होता है ना वो आपका गुलाबी कलर में भी होता है, वाइट कलर में भी होता है और येलो कलर में भी होता है। मतलब देखिए बहुत सारे कलर में आजकल गुलाब मिलते हैं, तो सब रंग यानी कि सब रंग में मिलते हैं। ठीक है, गुलाम अली क्या हुआ, सब रंग। ठीक है, अगला प्रश्न, हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है। तो हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन के बारे में पूछा जा रहा है, तो यह आपके पंजाब के जालंधर में होता है। ठीक है, हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन पंजाब के जालंधर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कल के कलाकार का आयोजन होता है। तो कल के कलाकार जो है उसका आयोजन कहाँ होता है, तो वो होता है आपके कहाँ,
कल के कलाकार यानी कि मुंबई में उसका आयोजन होता है। यानी कि जितने भी कलाकार हैं दोस्तों, जो बॉलीवुड के जो लोग हैं, कलाकार आर्टिस्ट हैं, वो कहाँ, मुंबई में ही रहते हैं ना। तो कल के कलाकार कहाँ, मुंबई। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गंधर्व के बारे में बात हो रही है। तो इस विद्यालय की स्थापना जो है वो किसने किया था? पलूस्कर जी ने। किसने? विष्णु दिगंबर पलूस्कर जी ने कब किया था? तो ये आपके 1901 ईस्वी में लाहौर में किया था। ठीक है, 1901 ईस्वी में लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा? बीडी पलूस्कर के द्वारा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, कह रहा है, अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न क्या कहेगा कि मैरिस म्यूजिक कॉलेज भातखंडे संगीत संस्थान, जिसको कि आपको मैरिस म्यूजिक कॉलेज को क्या कहा जाता है? भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है वो किसने किसने की थी? तो ये खुद ही किए थे। कौन? भातखंडे जी ने। लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि भातखंडे संगीत संस्थान, बस आपको याद रखना है इस चीज़ को। आपसे पूछा जाएगा कि मैरिस म्यूजिक कॉलेज, ठीक है, की स्थापना किसने की? तो मैरिस म्यूजिक कॉलेज की स्थापना भातखंडे जी ने की है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयाग संगीत समिति कहाँ स्थित है? तो प्रयाग संगीत समिति की बात करें तो प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद में स्थित है, जिसका कि अभी वर्तमान नाम में क्या हो जाएगा? प्रयागराज हो गया है। क्या हो गया है? प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज इसका नाम हो गया है, इलाहाबाद का नाम बदलकर। तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या नाम रहता है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन कला केंद्र कहाँ स्थित है? तो प्राचीन कला केंद्र के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, तो प्राचीन कला केंद्र जो आपके हैं वो आपके चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, जो कि आपके पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में स्थित है प्राचीन कला केंद्र। तो यह चीज़ जो है आपका क्लियर हो गया होगा कि कहाँ स्थित है। चलिए अब आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हम लोगों से क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 116 नंबर का कि एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है? तो एकमात्र अगर संगीत विश्वविद्यालय की बात करें दोस्तों, तो ये आपके खैरागढ़ में है। कहाँ है? खैरागढ़ में जो है एकमात्र जो है आपका संगीत विश्वविद्यालय है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैसा लग रहा है आपको यह सेशन? मज़ा तो आ ही रहा होगा, लेकिन दोस्तों अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, अगर नए या पुराने हैं और सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं तो कर लीजिए दोस्त, क्योंकि आप लोगों के लिए जो है सेट प्रैक्टिस जो मैं करवाता हूँ, तो आप मेरे मोटिवेशन के लिए जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सेट प्रैक्टिस करवाने का जो उत्साह जो है वो दुगना हो जाए मेरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 117 नंबर कि संगीत मासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? देखिए संगीत मासिक पत्रिका की अगर बात कर ले तो संगीत पत्रिका जो है आपके हाथरस से जो है आपका कहाँ, हाथरस से आपका प्रकाशित होता है। ठीक है, हाथरस। अगला प्रश्न 118 नंबर का प्रश्न है कि संगीत कला विहार मासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो संगीत कला विहार जो है वो आपके मासिक पत्रिका जो है वो आपके कहाँ से? तो ये जवाब हो जाएगा इसका मिरज। संगीत कला विहार मासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होता है? तो आपके मिरज से प्रकाशित होता है। ठीक है, सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संगीत कला विहार तो मिरज। ठीक है, अगला प्रश्न है कि छायानट त्रैमासिक पत्रिका, छायानट की अगर बात हो रही हो तो ये क्या है? ये त्रैमासिक पत्रिका है, 3 महीने पे प्रकाशित किया जाता है। तो छायानट जो है वो कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये आपके लखनऊ से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, कौन से जगह से? लखनऊ से प्रकाशित होते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देख लें, इसका जवाब हो जाएगा लखनऊ। अगला प्रश्न है कि खैरागढ़ में स्थापित संगीत विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो खैरागढ़ की अगर बात हो रही है तो खैरागढ़ में जो स्थापित जो संगीत विश्वविद्यालय है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम दोस्तों खैरागढ़ वाला को क्या कहा जाता है? खैरागढ़ वाले जो है उसको इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहा जाता है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों प्रश्न जो है यहीं तक रखते हैं। देखिए मुझे ऐसा नहीं है कि मैं आपको 200 प्रश्न नहीं करवा सकता हूँ एक ही सेट में, बिल्कुल करवा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों मुझे ये है कि बस आपके माइंड तक जो है बढ़िया से जितना प्रश्न करवाऊँ उतना आपको बढ़िया से आपके माइंड तक सेट कर देना है, ताकि आपको बहुत
दिनों तक याद रहे और जो याद रहे आप उसे पढ़ा पाएँ, बता पाएँ, ठीक है। तो इसलिए मुझे जो है दोस्तों 200 प्रश्न जो है आपको स्लो मोशन में आपको सारा जो है बहुत अच्छे से हम समझा देंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कि हाँ आप लोग के लिए हम समय कम देते हैं या फिर आप लोग के पीछे हम वीडियो नहीं लाते। तो बिल्कुल दोस्तों कुछ दिन पहले हुआ था कि केवल एक सेशन ही हम करवा पा रहे थे, क्योंकि उस समय थोड़ा सा शादी विवाह का मौसम था तो व्यस्तता चल रही थी इस कारण से। लेकिन अब जो है आपके लिए जो हम एक सेट मॉर्निंग में और एक सेट शाम में दे ही रहे हैं, तो बाकी के लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले मुझे फटाफट कमेंट कीजिए कि आपको यह सेशन कैसा लगा है, और फिर मिलते हैं आगे प्रश्नों के साथ अगले सेशन में, ठीक है। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।